Hello students. In the previous video, we have discussed a lot of things about the AC current. Now, in this video, we are going to introduce a new term, that is phasors. तो प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि क्या होते हैं phasors. तो समझ लीजिए, what are phasors? तो दो चीज होती है प्यारे बच्चों, एक होता है एसी करंट और एक होता है एसी वोल्टेज। एसी करंट को और एसी वोल्टेज को जिन वेक्टर से हम रिप्रेजेंट करते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, फेजर्स। तो अगर एग्जाम में शॉर्ट नोट्स आपसे पूछ लिया जाए कि डिफाइन फेजर्स, तो प्यारे बच्चों समझ लीजिए फेजर एक्चुअली होते क्या हैं। These are the vectors. ये बात आपको समझ में आ गई? फेजर्स क्या होते हैं? वेक्टर होते हैं। किसके? These are the vector of AC current and AC voltage. हम एसी करंट और एसी वोल्टेज को जिन वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं प्यारे बच्चों, वे वेक्टर ही क्या कहलाते हैं? फेजर्स कहलाते हैं। These are the vector of AC current and AC voltage. आप ऐसे भी बोल सकते हैं, These are the vector by which we can represent AC current and AC voltage. कैसे भी बोल दो, एक ही बात है। These are vector which represent AC current and AC voltage. बस यही होते हैं फेजर। सिंपल सी बात है। जब हम किसी भी सर्किट का फेजर आपसे पूछा जाएगा तो उस वक्त जब हम फेजर बनाएंगे तो आप एकदम इजीली समझ जाएंगे कि हाँ बाकी फेजर होते क्या है। ठीक है, चलिए आप प्यारे बच्चों एक्चुअली हम पढ़ने क्या वाले हैं उस चीज को आप समझ लीजिए। हमारा जो अगले टॉपिक्स हैं वो क्या है उनको आप समझ लीजिए तो आपको ज्यादा इजीनेस रहेगी। देखिए एक्चुअली हम सर्किट पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम एक सर्किट पढ़ेंगे। ऐसा सर्किट कंटेन ओनली रेजिस्टेंस। हम एक ऐसा सर्किट स्टडी करेंगे जिसमें केवल क्या हो, रेजिस्टेंस हो। इसके बाद हम एक ऐसा सर्किट स्टडी करेंगे जिसके अंदर केवल कैपेसिटेंस होगा। ओके, उसके बाद हम सर्किट स्टडी करेंगे जिसके अंदर केवल, बताइए क्या होगा, L क्या होता है, इंडक्टर। जिसके पास रेजिस्टेंस, रजिस्टर। जिसके पास कैपेसिटेंस, कैपेसिटर। और जिसके पास इंडक्टेंस वो क्या कहलाएगा, इंडक्टर। क्या ये बात समझ में आ गई? R को रिप्रेजेंट करते हैं हम इस तरह से, कैपेसिटर को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से, और इंडक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से। क्या ये बात समझ में आ गई? ओके, उसके बाद हम एक सर्किट पढ़ेंगे। सर्किट कंटेन, सबसे पहले हम सिंगल सिंगल लेंगे, 1 2 3। उसके बाद हम इनकी पेयरिंग बनाएंगे। क्या बनाएंगे प्यारे बच्चों? पेयरिंग बनाएंगे कंटेनिंग R एंड C। एक ऐसा सर्किट जिसमें R और C होगा, ठीक है ना। एक ऐसा सर्किट जिसमें R और L होगा, पेयरिंग, ठीक है। एक सर्किट जिसमें क्या होगा, C और L। एक सर्किट जिसमें ये सभी होंगे। समझ में बात आपको आ गई होगी
कि हमारी आगे की पढ़ाई क्या होने वाली है, आर एल एंड सी। ठीक है, सबसे पहले हम इन तीनों को अलग अलग पढ़ेंगे, फिर इनकी पेयरिंग पढ़ेंगे डबलिंग में, और फिर एक ऐसा सर्किट पढ़ेंगे जिसमें ये तीनों है। तो ये दीज आर द 7 सर्किट विच वी आर गोइंग टू स्टडी। ठीक है, अब हम इन सभी को पढ़ना है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चे कौन सा स्टार्ट करेंगे, सर्किट कंटेन ओनली आर। और प्यारे बच्चों, एग्जाम में इनमें से 3 मार्क्स में आपका कोई भी क्वेश्चन आ जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, और कई बार तो 5 मार्क्स में भी आ जाता है। ठीक है, तो सभी सर्किट को समझेंगे और सभी लगभग कॉमन है। अगर आपने एक सर्किट भी ध्यान से पढ़ लिया तो समझिए बाकी आपको इजीली आ जाएंगे। सेम स्टेप है, सेम प्रोसेस है, सेम बातें आपको बतानी है एग्जामिनर को। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो हम सबसे पहले अपना पहला सर्किट सॉल्व करेंगे, एसी सर्किट कंटेन ओनली रेजिस्टेंस, जिसके अंदर केवल क्या है, रेजिस्टेंस। तो देख लीजिए, अगर ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ जाता है तो आपको कैसे इसको सॉल्व करना है। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम बनाएंगे सर्किट। तो देखिए, सर्किट बनाने के लिए क्या करना है, सबसे पहले हम रिप्रेजेंट करेंगे एसी सोर्स, क्योंकि हमारा सर्किट कैसा है, एसी सर्किट है, तो सोर्स कैसा होगा, एसी। ओके, और जो एसी सोर्स है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे वोल्टेज से। V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। ये जो मेरा एसी सोर्स है इसकी कुछ ना कुछ वोल्टेज होगी, और वोल्टेज को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। एसी सर्किट है तो एसी वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, ये आपको पता है। चलिए, और इस सर्किट में हमारे पास क्या है, ओनली आ रेजिस्टेंस, केवल हमारे पास एक रेजिस्टेंस है। चलिए, तो लेट स्टार्ट। प्यारे बच्चों, वी हैव V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। इक्वेशन नंबर 1, हमारे पास क्या है, हमारे पास वोल्टेज है, एसी वोल्टेज, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। ओके प्यारे बच्चों, इसके बाद रेजिस्टेंस किसको ओबे करता है, ओम्स लॉ को। तो देखिए, बाय V इज इक्वल टू आई आर। तो प्यारे बच्चों, यहां से I का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, V अपॉन R। I इज इक्वल टू, V की वैल्यू पुट कर दीजिए इक्वेशन 1 से, V नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन R। I इज इक्वल टू V नॉट अपॉन R साइन ओमेगा टी। अब प्यारे बच्चों, क्या आप मुझे बता सकते हैं V नॉट अपॉन R क्या हो जाएगा। देखिए, पिछले वीडियो में मैंने आपको फॉर्मूले बनाने सिखाए थे। मैंने आपको बताया था V इज इक्वल टू आई आर, जैसा वोल्टेज वैसा ही करंट। अगर वोल्टेज पीक है तो करंट भी क्या होगा, पीक होगा। तो यहां से V नॉट ओवर आई आर क्या बन जाएगा, आई नॉट बन जाएगा या नहीं बन जाएगा। तो देख लीजिए, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। तो देखिए, मैंने क्या किया है प्यारे बच्चों, वोल्टेज का फॉर्मूला मैं लेके चला, और रेजिस्टेंस किसको ओबे करता है, ओम्स लॉ को। तो ओम्स लॉ अप्लाई करके मैंने करंट की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। बहुत ही सिंपल सी बात है। यही काम हम बाकी के जो सर्किट है वहीं करते, वहां भी यही करेंगे। पहला स्टेप समझ लीजिए, हम वोल्टेज की वैल्यू लेकर चलेंगे और किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, करंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो पहला स्टेप आपको समझ में आ गया। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमें क्या करना है, व्हाट वी डू नेक्स्ट। तो प्यारे बच्चों, अब हम ये जो हमारे पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 1 वोल्टेज की वैल्यू, इक्वेशन 2 करंट की वैल्यू, अब हम इनको कंपेयर करेंगे। मतलब जरा समझना, देखिएगा प्यारे बच्चों, we get V is equal to
V नॉट साइन ओमेगा टी, I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। जब आप V की ये वैल्यू लेके चले तो आपको I की कौन सी वैल्यू मिली? ये मिली। We get by इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो हमें ये चीजें मिली। अब प्यारे बच्चों जरा आप समझिए हम क्या करने वाले हैं। T I और V, मैं एक ग्राफ बनाने वाला हूं और इसी ग्राफ के आपको एग्जाम में मार्क्स मिलने वाले हैं। ये देखिए t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू t/4, ये टाइम के लिए, t/2, 3t/4 और ये हो गया t। ये बात समझ आ गई? चलिए अब जरा मैं क्या करने वाला हूं, ये जो t है मैं इसकी कुछ वैल्यू लूंगा। सबसे पहले मैंने t की वैल्यू ले लिया 0। ओके, तो प्यारे बच्चे जब t 0 होगा तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा? साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू 0, तो वोल्टेज क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ऐसे ही जब आप t की वैल्यू क्या लेंगे? 0, तो साइन 0, साइन 0 0, तो i की वैल्यू भी क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी, नहीं आ जाएगी? बताइए, दोनों की वैल्यू क्या मिलेगी? 0। ओके, अब मैं t की वैल्यू क्या लूंगा? t/4। t की वैल्यू आपने क्या ले ली? t/4। तो जरा यहां पर वैल्यू रखिए, देखिए v नॉट साइन ओमेगा, t की जगह आपने क्या रखा? t/4। ठीक है, यहां पर आप देखिए I नॉट साइन ओमेगा t/4, आपने t की जगह क्या रख लिया? t/4। और एक चीज रख लीजिए, ओमेगा इंटू टी हमेशा क्या होता है? 2π। रट लो इस चीज को, काफी काम आने वाली है। ओमेगा इंटू टी, कैपिटल T इज इक्वल टू 2π। तो कितना हो जाएगा? v नॉट 2π/4, I नॉट साइन 2π/4, v नॉट साइन π/2, I नॉट साइन π/2। बताइए साइन π/2 क्या होता है? 90, साइन 90, साइन 90 1। तो ये तो 1 हो गया, तो क्या बचेगा? v नॉट, ये भी 1 हो गया, तो क्या बचेगा? I नॉट। क्या ये बात समझ में आ गई? ओके, तो ये जो वैल्यूज आ रही है इनको जरा समझ लीजिए। आगे देखिए, अगली मैं वैल्यू लेता हूं t/2। t की वैल्यू क्या ले लिया मैंने? पहले 0, फिर t/4, अब t/2। तो जब मैं यहां पर t/2 लूंगा, t/2, देखिए स्मॉल t की जगह लिख दिया t/2, तो ये कितना हो जाएगा? 2π/2, 2π/2, पाई और पाई। साइन पाई की वैल्यू 0, तो साइन पाई की वैल्यू 0 होती है, तो हमें फिर क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। ओके, अब क्या ले लें? 3t/4। तो देखिए t की जगह क्या रखिए? 3t/4, 3t/4। तो ओमेगा इंटू टी तो क्या हो जाएगा? 2π। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 2π 3π/2, 3π/2 कर लीजिएगा। वो जो 2 है वो इस 4 को 2 बना देगा। अब करना जरा, t की जगह क्या पुट करें? 3t/4, ओमेगा इंटू टी 2π बन जाएगा, फिर इसको करिएगा जरा, क्या आपको मिलेगा? ओके, तो ये जो वैल्यू है 3π/2, ये क्या हो जाएगी? -1,
ये वैल्यू क्या आ जाएगी -1, तो यानी आई की वैल्यू आपको क्या मिलेगी माइनस में, और ये वैल्यू भी आपको क्या मिलेगी माइनस में। चलिए आगे चलते हैं। लास्ट वैल्यू क्या रखेंगे हम टी की, टी। तो जब आप यहां पर टी रखेंगे स्मॉल टी की जगह टी, तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई, ओके। और साइन 2 पाई क्या होता है 0, तो पूरी वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो इस तरह से प्यारे बच्चों आप देखेंगे, बस यही आपको करना है, ठीक है। स्मॉल टी की अलग अलग वैल्यू रखेंगे तो आपको आई और वोल्टेज की क्या अलग अलग वैल्यू मिल जाएगी। तो ये टेबल आपको बनाना आना चाहिए, ओके प्यारे बच्चों। तो देखिए मान लीजिए ये वैल्यू है I0 और ये वैल्यू है -I0, ये वैल्यू है V0 और ये वैल्यू है -V0। तो देखिए इनके ग्राफ कैसे चलेंगे। सबसे पहले करंट के लिए ग्राफ बना देता हूं। तो जो करंट का ग्राफ है वो आपका इस तरह से आएगा 0 I0 0 -I0 0 0 I0 0 -I0 0। देख लीजिए, ठीक है। वोल्टेज का ग्राफ कैसा आएगा ये देख लीजिए, वोल्टेज का ग्राफ ठीक है। इस ग्राफ के ही मार्क्स मिलने वाले हैं। तो जब भी आपसे कोई सर्किट सॉल्व कराया जाएगा, ठीक है, तो किसी भी सर्किट को सॉल्व करने का प्यारे बच्चों क्या मतलब होता है, नंबर 1 वोल्टेज की वैल्यू लेके चलेंगे, करंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, मतलब वोल्टेज का इक्वेशन लेके चलेंगे और करंट का इक्वेशन निकालेंगे। पहला स्टेप समझ में आ गया। फिर जब आपके पास वोल्टेज और करंट का इक्वेशन आ जाएगा, उसमें टी की अलग अलग वैल्यू रख के करंट और वोल्टेज की अलग अलग वैल्यूज क्या करेंगे फाइंड आउट करेंगे, और उन वैल्यूज से हम क्या बनाएंगे ग्राफ बनाएंगे। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है, इसको देख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इस ग्राफ को जब हम देखते हैं तो हमें क्या बात पता चली कि जो करंट है I और जो वोल्टेज है V, ये दोनों एक साथ इंक्रीज होते हैं, एक साथ डिक्रीज होते हैं, फिर एक साथ इंक्रीज होते हैं और एक साथ डिक्रीज होते हैं। दोनों की वैल्यू 0, मैक्सिमम 0, अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम और फिर 0। यानी हमें एक बात समझ में आ गई कि ऐसा सर्किट, कौन सा सर्किट जिसमें रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के लिए प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, रेजिस्टेंस के लिए करंट और वोल्टेज एक साथ बढ़ते हैं और एक साथ घटते हैं, यानी दे आर इन सेम फेज। बात समझ आ गई? तो इस लाइन को रट लीजिए, फॉर रेजिस्टेंस आर, वोल्टेज V and current I are in same phase। सेम फेज का मतलब पैरेलल, ठीक है प्यारे बच्चों, सेम फेज का मतलब होता है पैरेलल। तो ये लाइन आपको प्यारे बच्चों रटी हुई होनी चाहिए, 1 मार्क्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1 मार्क्स में आपसे पूछा जाता है कि ऐसा सर्किट जिसमें रेजिस्टेंस है उसके लिए वोल्टेज और करंट में क्या रिलेशन होता है, तो आप लिखेंगे सेम फेज, एक साथ बढ़ते हैं एक साथ घटते हैं। क्लियर हो गई बात? और मैंने आपको सेम फेज का जनरल मीनिंग क्या बता दिया, पैरेलल। क्या ये बात समझ आ गई? ओके, तो ये हमारा डेरिवेशन पूरा हो चुका है।
अब कुछ बातें कई बार बोर्ड में आपसे और पूछ ली जाती हैं। कई बार 5 मार्क्स में अगर क्वेश्चन आया तो ये डेरिवेशन करना होगा, कुछ बातें आपसे और पूछ ली जाती है, वरना 1 मार्क्स में ये अलग से बातें पूछी जाती है। तो ऐसा सर्किट जिसमें केवल क्या है, रेजिस्टेंस, तो वो आपसे कई बार क्या पूछ लेता है, फेज एंगल पूछ लेता है। क्या पूछता है आपसे, फेज एंगल। हमारा ऐसे सर्किट जिसके अंदर केवल क्या है, रेजिस्टेंस, उसके लिए फेज एंगल बताइए। तो फेज एंगल को प्यारे बच्चों सबसे पहले तो फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, फाई से। फेज एंगल, तो देखिए पहली बात तो फेज एंगल होता क्या है, ठीक है, शॉर्ट नोट से लिख लीजिए। फेज एंगल होता क्या है, द एंगल बिटवीन वोल्टेज वेक्टर एंड करंट वेक्टर। लिख लिया होगा आपने। अगर आपसे 1 मार्क्स में फेज एंगल की डेफिनेशन पूछी जाए, लिख देता हूं मैं, द एंगल बिटवीन वोल्टेज वेक्टर एंड करंट वेक्टर, ठीक है, करंट वेक्टर। ये आपकी प्यारे बच्चों फेज एंगल की डेफिनेशन मैंने लिख दिया। तो अगर आपसे फेज एंगल की डेफिनेशन पूछी जाए तो आप बता देंगे किसी भी सर्किट में वोल्टेज वेक्टर और करंट वेक्टर के बीच का जो एंगल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फेज एंगल बोलेंगे, ठीक है, वोल्टेज वेक्टर और करंट वेक्टर के बीच का एंगल। अब आपसे इस सर्किट के लिए फेज एंगल पूछ लिया गया है, तो इसका मतलब इस सर्किट में वोल्टेज वेक्टर और करंट वेक्टर के बीच एंगल। तो आपने क्या देखा कि भाई जिस सर्किट में R होता है, यानी R के लिए तो करंट और वोल्टेज तो पैरेलल होते हैं। तो जब दो चीज करंट और वोल्टेज क्या होते हैं, सेम फेज में, सेम फेज यानी पैरेलल, पैरेलल यानी अगर दो चीज पैरेलल होती है तो उनके बीच का एंगल क्या होता है, 0। तो प्यारे बच्चों यहां फेज एंगल हो जाएगा 0 डिग्री। समझ में बात आ गई, वेरी गुड। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि रेजिस्टेंस के लिए पावर फैक्टर बताइए, रेजिस्टेंस के लिए क्या बताइए, पावर फैक्टर। तो सबसे पहले तो प्यारे बच्चों पावर फैक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं cos फाई से, ये आपको पता होना चाहिए। पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या है, cos फाई। तो अगर आपको पावर फैक्टर का फॉर्मूला पता है तो उसकी वैल्यू ज्यादा दिक्कत नहीं है। अब ये आपने देखा फेज एंगल क्या होता है, 0 डिग्री, किसके लिए, रेजिस्टेंस R के लिए। तो रेजिस्टेंस R के लिए फेज एंगल क्या है, 0, और पावर फैक्टर का फॉर्मूला cos फाई। तो क्या हो जाएगा, cos 0 डिग्री, और प्यारे बच्चों cos 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1। तो रेजिस्टेंस R के लिए फेज एंगल 0 और पावर फैक्टर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 1। नाउ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फेज डायग्राम, ये आपसे पूछा जाता है। तो फेज डायग्राम क्या है बताते हैं, बहुत ही सिंपल है, देख लीजिए। ये हमने दो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाई है, बहुत ही सिंपल है। इसको एक्स बोल दीजिए, इसको वाई बोल दीजिए। क्या ये बात समझ आ गई, ओके। अब इसमें क्या काम करेंगे देख लीजिए। एक वेक्टर बनाइए, ये हमने बनाया वेक्टर v। क्या बनाया, वेक्टर v, ओके। चलिए, और v के साथ देखिए एंगल कितना है, ओमेगा t। v के साथ एंगल कितना है, ओमेगा t, ठीक है। तो ये जो मेरा वेक्टर v है इसका एंगल कितना है, ओमेगा t। अब आ जाइए करंट पर, तो करंट का एंगल भी कितना है, ओमेगा t। और वैसे भी रेजिस्टेंस R के लिए जहां v होगा वहीं क्या होगा, I होगा। तो ये हो जाएगा, थोड़ा सा इसके बिल्कुल पैरेलल बनाएंगे, अलोंग इसके पैरेलल, ठीक है। तो ये हो जाएगा I, और दोनों के एंगल कितने हैं, ओमेगा t। वोल्टेज और करंट दोनों के लिए ये जो ओमेगा t है ये एक साथ चेंज होता है, दोनों क्या है, सेम फेज में, दोनों एक साथ बढ़ते हैं, एक साथ घटते हैं, बढ़ते हैं और घटते हैं। तो ये है प्यारे बच्चे इसका फेज डायग्राम। तो अभी हम, ये हमारा पहला सर्किट था
अभी हम और भी सर्किट पढ़ेंगे। लेकिन प्यारे बच्चों, किसी भी एग्जाम में आपसे कोई भी सर्किट पूछ लिया जाए तो आप उसको कैसे लिखेंगे ये आप समझ लीजिए, ये बात आप अपने दिमाग में फीड कर लीजिए। स्टेप नंबर 1, वोल्टेज की इक्वेशन लेके चलेंगे और उससे हम करंट की इक्वेशन क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो पहला स्टेप क्लियर हो गया, वोल्टेज की इक्वेशन लेके चलेंगे और करंट की इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। दूसरा स्टेप, जब हमें वोल्टेज और करंट का इक्वेशन मिल जाएगा उसमें हम टाइम की अलग अलग वैल्यू पुट करेंगे और वोल्टेज और करंट की क्या अलग अलग वैल्यू ऑब्टेन करेंगे और उन वैल्यू से हम एक ग्राफ बनाएंगे। ये दूसरा स्टेप। और उसके बाद फिर हमें उस सर्किट के लिए 3 बातें पता होनी चाहिए, फेज एंगल, पावर फैक्टर और फेज डायग्राम। तो हम आपको सिखाएंगे, लेकिन आपके माइंड में ये बात पता होनी चाहिए। तो इन्हीं में से ही 1 मार्क्स के कई सारे आपके न्यूमेरिकल बन जाते हैं, 2 मार्क्स के और 3 मार्क्स के और 5 मार्क्स के। ये जो सर्किट है आपके, कोई भी सर्किट में से कोई भी बात आपसे पूछ ली जाती है। तो मेरे ख्याल से ये हमारा पहला सर्किट आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सर्किट वी विल प्रोसीड इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, चलिए।